हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, तो हम इन नंबर्स पे कॉल करके आप एडमिशन को ले सकते हैं, ठीक है। और आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। चलो, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन नंबर्स पे आप कॉल करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में लगभग साइंस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली ये पूछे जाएंगे। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो जल्दी से। नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताओ जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो क्या है भाई, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होता है? बैरोमीटर। क्या है भाई? बैरोमीटर। ये क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है। तो बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ठीक है, लिख लिया बच्चों आपने? आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बेटा आंसर? बैरोमीटर। आंसर क्या आएगा? बैरोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक हमारे ऊपर लगाया गया प्रेशर है। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। एयर के द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रेशर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो एयर्स का कंपोजिशन है, एयर्स का लगभग 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन, 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, और 1% क्या होती हैं? अदर गैसेस होती हैं। 1% अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का रेशियो है। किससे मापते हैं? बैरोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो समझ में आया? इसका आंसर क्या आएगा? एटमॉस्फेयर, बैरोमीटर। क्या आएगा? बैरोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। कैरेट किसका मॉडिफिकेशन है? कैरेट का मतलब गाजर। गाजर किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का। रूट का ये किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का। और कौन कौन सी? एक तो स्वीट पोटैटो हो गई। स्वीट पोटैटो भी किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का। अच्छा, स्टेम के क्या कौन कौन से मॉडिफिकेशन है? स्टेम हम किसका किसका खाते हैं? एक तो पोटैटो का खाते हैं, और जिंजर भी एक प्रकार का। जिंजर क्या है? स्टेम है। जिंजर का भी हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। और बोलो, पोटैटो, इसमें हम बेटा ट्यूबर, इसका ट्यूबर खाया जाता है। क्या खाते हैं? ट्यूबर। और जिंजर अदरक बोलते हैं। और क्या? ग्रास है। ग्रास भी क्या है? एक प्रकार का स्टेम है। ग्रास क्या है? एक प्रकार का स्टेम है। अच्छा, बंबू क्या है? बंबू, बंबू भी, हाँ, एक बंबू क्या है? एक प्रकार की ग्रास है। तो ये कैरेट का मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन किसका है? रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका है? रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी परमानेंट टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन। मानव में टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं? देखो, मानव में 2 बार टीथ आते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ। कौन से? मिल्क टीथ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। टेम्परेरी टीथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? टेम्परेरी टीथ बोलते हैं।
जो मिल्क टीथ होते हैं उन्हीं को टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। ये पहले आते हैं उसके बाद टूट जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथों की संख्या कितनी है बेटा? 32। कितनी होती है? 32। क्योंकि डेंटल जो फार्मूला है, डेंटल फार्मूला क्या होता है बेटा? डेंटल फार्मूला होता है 21 23 बटे 21 23। क्या होता है? 21 23 बटे 21 23। समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं ये जॉ है, ऐसे ये जॉ है हमारा, ऊपर का जबड़ा है, इसमें ऐसे रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये जो दांत कहलाते हैं ये इंसीजर होते हैं। ये क्या होते हैं? कैनाइन। ये प्री मोलर और ये मोलर। ठीक है। तो जो हाफ जबड़े के मतलब ऊपर के जबड़े के हाफ तरफ या हाफ पोर्शन में जो टीथ पाए जाते हैं उनका पैटर्न ऐसे होता है। ये 2 होते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है, ऐसे। अब बोलो 2 1 3 3 2 5 और 3 8। कितने हो गए इधर? 8। और इधर भी कितने होंगे? 8। जब इस तरफ 8 है तो इस तरफ भी होंगे, यानी कि एक जबड़े में टोटल कितने होंगे? 16। और कितने जबड़े हमारे पास? एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 16 मतलब 32। कितने हो जाएंगे? 32। और जो टीथ की स्टडी है, क्या बेटा? स्टडी ऑफ टीथ, इसे क्या कह देते हैं? ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाती है? ओडेंटोलॉजी। हाँ, वो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको डेंटिस्ट बोलते हैं। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? ओडेंटोलॉजी। ठीक है, आया समझ में? और जिससे जो टीथ होता है ना, टीथ के ऊपर ऐसे ये टीथ है मान लेते हैं, ऐसे एक टीथ है, ये टीथ है, इस तरीके का टीथ होता है। इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग ऐसे पाई जाती है, ऐसे हार्ड कवरिंग पाई जाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है। ये इनेमल कहलाती है। और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आ रहा समझ? चलो आगे चलें बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 4। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस किससे होता है बताओ? हेपेटाइटिस किससे होता है? ये बेटा होता है वायरस के थ्रू। किसके थ्रू? वायरस के थ्रू होता है। वायरस के थ्रू और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो देखो लिख लो, एड्स। एड्स जिसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। और क्या होता है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी किससे होता है? एड्स के थ्रू, उसे वायरस के थ्रू होता है। ठीक है। रेबीज। रेबीज डिसीज किससे होती है? रेबीज डिसीज किससे होती है? वायरस के थ्रू। ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, एक मम्स डिसीज है। मम्स डिसीज वो किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? ये सारी वायरल डिसीज हैं। पोलियो, पोलियो भी वायरस के थ्रू होती है। अच्छा, जॉन्डिस भी वायरस के थ्रू ही होती है। किसके थ्रू? जॉन्डिस। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये वायरस के थ्रू बीमारियां होती हैं। अच्छा, बैक्टीरियल डिसीज कौन सी होती हैं जो आपको याद करनी है? कौन कौन सी? एक तो निमोनिया, ठीक है, और दूसरी कॉलरा, ठीक है, फिर टीबी, हाँ टीबी, ठीक है, निमोनिया, कॉलरा, टीबी और नहीं स्मॉल पॉक्स, जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो भी है ना, ये सारी वायरस के थ्रू होती हैं। हम बैक्टीरिया के थ्रू बता रहे हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू निमोनिया, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, और प्लेग, प्लेग डिसीज जो वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। पासुरेला प्रेस्टिस, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया डिसीज किसके थ्रू होती है? ये भी किसके थ्रू होती है बेटा?
बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो ये सारी डिसीज किसके थ्रू होती हैं? बैक्टीरियल डिसीज हैं। ये डिसीज कैसी हैं? बैक्टीरियल डिसीज हैं। तो क्वेश्चन पूछा था हेपेटाइटिस किसके थ्रू होता है? ये वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज रिसर्च ऑन, किस पर रिसर्च की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड देखा था। क्या देखा? जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। क्योंकि जेनेटिक कोड किस पर पाए जाते हैं? डीएनए पर पाए जाते हैं। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? बोलो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पर किया था। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? ये एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये डबल हेलिक्स ऐसे होता है, डबल हेलिक्स का होता है, ऐसे डबल हेलिक्स का होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स का होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स का होता है। ठीक है, आया समझ में? कैसा होता है बेटा? डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डीऑक्सी राइबो। और इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये होता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसकी की थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने की थी बेटा? वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जेनेटिक कोड। क्या आएगा? जेनेटिक कोड। लिख लिया? हाँ, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द ह्यूमन आईज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ह्यूमन आई पर कहां बनती है? कहां पर फॉर्म होती है? नहीं, रेटिना पे। कहां बनती है? रेटिना पे। ठीक है, कहां बनती है बेटा? रेटिना पे बनती है। और कैसी होती है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, कैसे बनती है? इन्वर्टेड होती है। तो रेटिना पे बनती है। कहां बनती है? रेटिना पे बनती है। और इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको मायोपिया है, क्या है? किसी भी व्यक्ति को मायोपिया है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताओ। विच टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्टनेस ऑफ मायोपिया? हाँ, कॉनकेव। किसका करते हैं? कॉनकेव लेंस। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। और हाइपर मायोपिया में, हाइपर मायोपिया में, हाइपर मायोपिया में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना। इसको सही करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। किस पे? हाइपर मायोपिया में। और मायोपिया में कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। शेप जानते हो कैसा होता है इसका? इसका इस तरीके का शेप होता है बेटा, ऐसा होता है। और इसका इस तरीके का शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर ए यंग एडल्ट इन नॉर्मल विजन इज अबाउट। कितना होता है? हम कितनी दूर से पढ़े कि हमें सुस्पष्ट दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। गुड, 25 सेंटीमीटर। ये सुस्पष्ट दूरी होती है किसी भी वस्तु को सही से देखने के लिए या हमें पढ़ने के लिए। आता था बेटा? अच्छा, तो ये इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12?
है ना। विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो हाँ, कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट। क्यों? इसका केमिकल नेम क्या होता है? हाँ, केमिकल नेम क्या बेटा इसका? साइनो कोबाला एमीन। साइनो कोबाला एमीन क्या होता है? साइनो कोबाला एमीन। इसका तो इसमें कौन सी मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? किसकी? विटामिन B12 की। तो कौन सी डिसीज होगी? एनीमिया। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। कौन सी? रक्त की कमी हो जाएगी। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन बी का? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद अगर पूछा जाए विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ये कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ये किसके नेम है? ये केमिकल नेम है, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और बी की कमी से? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स, ठीक है। चलो, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और ये कहां पर सिचुएटेड होती है? कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके ब्रेन में। कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो मास्टर ग्लैंड होती है, कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। और ये ना, ये और सारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन और शेष जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है, FSH निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH भी निकलता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, कई सारे हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अगर गले में कौन सी पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और अगर ये कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है ना बॉडी के अंदर, तो डिसीज कौन सी होती है? ग्वाइटर। कौन सी डिसीज बेटा? ग्वाइटर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, वेयर डज थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड? नेक। कहां पाई जाती है बेटा? नेक में पाई जाती है। और इसकी कमी, इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाइटर, घेंगा रोग हो जाता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? यही ग्वाइटर डिसीज होती है। कौन सी? ग्वाइटर डिसीज होती है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ चेंज। कैसा चेंज है? ये बर्निंग कह रहा ना, मेल्टिंग नहीं कह रहा। बर्निंग का में कौन सा है? केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। कैसा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। और इसमें केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनता है। कौन सा बनता है? न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल चेंज ओनली किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिक्स में, यानी फिजिकल में चेंज जो उसे आकार या फिर साइज शेप में जो परिवर्तन आता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज को पुनः रिटेन किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बट केमिकल चेंज को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है? ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज में मेकिंग ऑफ बोर्ड फ्रॉम पेपर, दैट इज अ केमिकल फिजिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल। क्या होती है? और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी यूनिट होती है जूल, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी की भी जूल होती है। एनर्जी की क्या होती है? जूल होती है। ठीक है। तो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन। न्यूटन क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? पास्कल होती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आगे करें। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। प्लांट का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है? हाँ, देखो यहां पर एक चीज आनी चाहिए, पार्ट ऑफ प्लांट दैट इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन, नहीं, इंपॉर्टेंट रोल इन ए सेक्सुअल, जैसे यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल आना चाहिए आंसर। तो ये है फ्लावर। कौन सा? फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या क्या पाया जाता है? दो चीजें होती हैं। एक तो होता है स्टेमेन होता है और होता है पिस्टिल। पिस्टिल जो है ये फीमेल पार्ट है। कैसा? ये फीमेल पार्ट है। और स्टेमेन जो है वो मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये, अगर इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंदर ऐसे एक तो आता है ये पॉलन, ये है हमारा एंथर। क्या है? एंथर है ये, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर। और एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन इस छोटे छोटे येलो कलर के छोटे छोटे होते हैं ऐसे। ठीक है। और ये कहाँ जाते हैं? फीमेल पार्ट के ऐसे एक स्टिग्मा तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ऐसे पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट है, ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये क्या है? स्टाइल। और ये ओवरी। तो यहां से जो एंथर होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एयर के द्वारा, बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, ये ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो ये जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट्स हैं, इनको हम पिस्टिल कहते हैं। और मेल पार्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? एंथर, पॉलन ग्रेन, और ये है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट। तो मेल पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एंथर, पॉलन ग्रेन, फिलामेंट। एंथर, पॉलन ग्रेन, फिलामेंट, जिन्हें हम स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्लावर। फ्लावर इज द मेन पार्ट ऑफ, ये कह सकते हो, फ्लावर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, या फ्लावर इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। हाँ हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? फ्लावर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एनिमल एंड प्लांट। ये स्पेलिंग इसको सही कर लेना, प्लांट स्पेलिंग सही कर लेना बेटा। एनिमल एंड प्लांट्स, ये एंड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट गॉट रोटेन एंड मिक्स विद एयर इन द फॉर्म ऑफ विच गैस। मतलब नहीं, ये कह रहे हैं जब एनिमल, इसे एनिमल का वेस्ट हो गया, काउ डंग होता है ना, काउ डंग, बफेलो डंग, ये जितने डंग, या फिर ह्यूमन का फीका, वो क्या कह सकते हैं, फीकस हो गया। प्लांट का जैसे लीव्स हो गई है ना, सब्जियों के छिकले हो गए या सब्जियां हो गई, इस तरीके से इन सब का वेस्ट को हम पहले सड़ाते हैं। फिर जब वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो उससे जो एयर निकलेगी वो कौन सी होती है? वो होती है मीथेन। कौन सी? मीथेन। और इसी को हम क्या कहते हैं? बायोगैस। बायोगैस कहते हैं। ये इसका फार्मूला होता है CH4, और इसी को हम कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं बेटा? मार्स गैस। क्वेश्चन पूछा जाए मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? CH4, और ये इसको हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायोगैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 14, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। आपको पता है जब कभी प्रिज्म देखो आप, ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म देखो ना, अरे स्कूल में कभी प्रिज्म देखा आप लोगों ने? जब प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट ऐसे पास होती है ना ऐसे, तो ये अपने 7 कलर्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। कैसे? 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे 7 कलर में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 7 कलर में डिवाइड है। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका होता विविग्योर। कौन कौन से? विविग्योर। आर का मतलब क्या बेटा? रेड। ओ का मतलब ऑरेंज। वाई का मतलब येलो। और जी का मतलब ग्रीन। बी का मतलब ब्लू। इंडिगो। और ये क्या है? वायलेट। ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। और ये 7 कलर्स, कभी आपने रेनबो देखा है? रेनबो देखा है? बोलो। रेनबो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है? 7 कलर्स, मतलब जो ड्रॉपलेट, जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद ड्रॉपलेट्स कुछ एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। जब उससे और तुरंत सन निकल आता है, तो सन की रेज, व्हाइट रेज उस ड्रॉपलेट से पास होती है, तो उसको 7 कलर्स में ऐसे स्प्लिट कर देता है। कितने कलर में? 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो उसे हम कहते हैं रेनबो। क्या कहते हैं? रेनबो। तो इसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आंसर क्या आएगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आंसर क्या आएगा? ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका आंसर होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और अच्छा, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? प्राइमरी कलर बोलो। रेड, ग्रीन, ब्लू। जल्दी से बताओ। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड। तो कौन कौन से बेटा? रेड, ग्रीन या ब्लू ग्रीन रेड, ऐसा कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सर्किट में करंट मापने के लिए? सर्किट, किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो उसमें करते हैं बेटा एमीटर का। किसमें? किसका करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलो किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं। लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, और करंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करंट बताओ। व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट? क्या यूनिट होती है? एम्पियर। क्या होती है बेटा? एम्पियर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। पूछा जाता है ओम। क्या होती है? ओम। इसको, इसका सिंबल ये है, ये इसका क्या है? सिंबल है ओम। ऐसे लिखता है। अगर आपको ऐसा बना मिल जाए तो इसका मतलब है ओम। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। ये क्या? एक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 16, द एनर्जी possessed by an object by virtue its motion is called। जो एनर्जी किसी के मोशन के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के द्वारा होती है उसे क्या, वो क्या कहलाती है? देखो एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिक, कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 प्रकार के मैंने पढ़ा रखा है। तो जो मोशन के कारण होती है उसे क्या बोलते हैं? बोलो। काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं?
काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फार्मूला कौन बताएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके कारण होती है? ड्यू टू मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास होगा, कुछ मास मान लेते हैं m है, और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो नीचे की तरफ खींचे तो नेट वेट जो हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg। और इसको h हाइट पर रख देते हैं, ऐसे उठा करके। किस पर रखते हैं? h हाइट पर रख देते हैं। अगर अब तो तभी तो पोजीशन चेंज होगी, h हाइट पर रख दिया तो इसका फार्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। क्या हो जाता है? mgh। ठीक है, यहाँ पर h हाइट है, m मास है, और g क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, और यहाँ पर m क्या है बेटा? यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अरे ये समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी से। व्हेन द बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं को किसी भी डिस्टेंस को, अनइक्वल डिस्टेंस को, अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब जो डिस्टेंस है वो निर्धारित नहीं है या फिर डिटरमाइंड नहीं है, आपको पता नहीं है कितनी अनइक्वल डिस्टेंस, और उसको हम किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें तो उस प्रकार का मोशन क्या है? देखो, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह रहा है, और दोनों अगर इक्वल होता तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहां पर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका फिगर अगर हम बनाएं तो इसका फिगर किसके किसके बीच में होता है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है बेटा? डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता है। तो ये फिगर इसका कुछ ऐसे जाएगा। मान लेते हैं 1 घंटे में, पहले यहाँ पर टाइम है आवर्स में, टाइम किस में है? आवर्स में है। 1 घंटे में मान लेते हैं 5 किलोमीटर चलता है, फिर सेकेंड आवर्स में वो 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अभी तो इक्वल है। थर्ड आवर में वो मान लेते हैं 20 जा रहा है, फिर मान लेते हैं 4 आवर्स में वो 3 किलोमीटर ही चला, फिर 5th आवर में हो सकता है वो फिर से 10 किलोमीटर चला। तो कहने का मतलब है, देखो टाइम जो है वो तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे का इसमें गैप है, बट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक सर्टेन पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, किसी एक स्पीड से इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे इसका ड्रॉ करोगे इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में ही होता है, लेकिन इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बोलो, आ रहा समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड। जब कोई रे किसी मिरर पर या किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं ये कोई स्मूथ सरफेस है, मिरर है, अब इस तरफ हम पॉलिश ऐसे कर देते हैं, आपको दिखाई देगी। तो जहां पर पॉलिश होती है वो पॉलिश सरफेस है, और ये जो सरफेस है इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जब कभी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऐसे पड़ती है, ऐसे, तो लाइट जो आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे पड़ती है उसे वो मान लेते हैं वो है ना, या फिर जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे यहां पर पड़ेगी और पड़ने के बाद ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड। जो किसी वस्तु उस पर पड़ती उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे।
फॉल्स की बात कर रहा है। इसे कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इसका आंसर क्या आएगा? इंसिडेंट रे। और जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या मिरर पर लाइट पड़ करके वापस जाती है जाने को, ठीक है, बाउंसिंग बैक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा एक बात समझना, अगर हम क्या करें, इसके दोनों के बीच में एक वो ड्रॉ कर दें। क्या ड्रॉ कर दें बेटा? जल्दी से बताओ, क्या ड्रॉ कर दें? एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो इस देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनना उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनना उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। ये दोनों एंगल्स जो होते हैं इक्वल, ये एंगल आई है और ये एंगल कौन सा है? एंगल आर है। एंगल आई जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके किसके बीच बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। रिफ्लेक्टेड एंगल किसके किसके बीच बनता है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ये हमेशा आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंसिडेंट रे। क्या आएगा बेटा? इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोलिटिक पावर प्लांट्स यूज डैश ऑफ द मूविंग वाटर। किस मूविंग वाटर का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोलिटिक प्लांट्स यूज डैश ऑफ मूविंग वाटर। हाँ, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं, जो जहां पर देखो हाइड्रो का मतलब बेटा क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वो होते हैं जिनसे पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। क्या किया जाता है? जैसे वो जैसे बहुत वाटर होता है, वाटर को किसी भी हाइट से हम किसी भी टरबाइन पर गिराते हैं ऐसे, और टरबाइन क्या करती है? घूमती है और उससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन से इलेक्ट्रिक, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें देखो फ्लो करके आ रहा ना, फ्लो करके आ रहा, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। और जितनी हाइट से गिर रहा है वो पोजीशन से, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कहने का मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज डैश मूविंग, ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर दीजिए। मूविंग वाटर का यूज करते हैं, और मूविंग वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज मूविंग वाटर फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला है डैश, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। डैश आर द मेजर सोर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? मेजर सोर्स क्या है? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? तो ऑक्सीजन हमारे उसमें किससे पाई जाती है? प्लांट से। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन निकालते हैं? फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। और ये क्या होता है? जैसे कोई ग्रीन प्लांट है तो ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किस कारण? क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये कैसे होते हैं? ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल के कारण ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल के कारण कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं? इनकी पत्तियां हैं ऐसे मान लेते हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऐसे एक प्लांट में बना देता हूं ऐसे, ये मान लेते हैं कोई प्लांट है ऐसे, ठीक है। ये क्या बेटा? एक प्लांट है, इसमें रूट्स होंगी, रूट्स के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स, क्या? मिनरल्स ये ले लेते हैं। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू ले लेते हैं।
रूट्स में जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और इनकी लीव्स जो होती हैं ऐसे, इनकी ये ग्रीन कलर की होती हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है? और ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन है ना, सन को ऐसे अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, सन एनर्जी का यूज कर लेता है। और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो वाटर मिनरल्स का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, सन की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, है ना। क्या क्या यूज कर रहे हैं? CO2 का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। और क्या पाया जा रहा है इसमें? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। इसकी उपस्थिति में अपना फूड बनाते हैं, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्म, स्टार्च के। और गैस कौन सी निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ, अगर पौधे ना हो तो क्या हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी? नहीं। तो मेजर सोर्स क्या है ऑक्सीजन का बायोस्फीयर में? प्लांट्स हैं। इसीलिए बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पौधे काटने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। क्यों? पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और यूज कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? CO2 का यूज। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्या आएगा बेटा? ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कितने थे बेटा? टॉप 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है उनको भी आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। उनको भी अपनी कॉपी में क्या करना है? इनको नोट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।